हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। संसद से रिलेटेड छोटे वाले क्वेश्चन देखिए। भारत में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, उसके सदनों के नाम बताइए। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत की संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की संसद के अंगों के नाम लिखिए। तो भारतीय संघ की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के संप्रभु न होने के कोई 2 कारण बताइए। तो भारतीय संघ की संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, मतलब विधि निर्माण में सर्वोच्च नहीं है। वो किसी विषय पर मनचाहे तरीके से कानून निर्माण नहीं कर सकती है। तो उसकी विधायी शक्ति पर कौन कौन से प्रतिबंध है, संप्रभुता पर क्या क्या सीमाएं हैं? पहला है संघात्मक शासन व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, मूल अधिकारों की व्यवस्था, संविधान के मूल ढांचे की धारणा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इनमें से 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शिक्षा, कला, सहकारिता, समाज सेवा, विज्ञान, इन क्षेत्रों में जो देश में प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें से 12 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की संसद के कोई 4 कार्य और शक्तियां बताइए। तो पहला है कानून निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सामयिक अध्यक्ष के बारे में बताइए। सामयिक अध्यक्ष को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, यानी अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो उत्तर देखिए। लोकसभा आम चुनावों के पश्चात नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने तथा नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसे सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा सदस्यों द्वारा नए अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात सामयिक अध्यक्ष का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि पहला कारण है, राज्यसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पदनिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर उतने नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, गणपूर्ति से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए। वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए आवश्यक होती है और उसके बिना सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता है, उसको गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। गणपूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की गणपूर्ति बताइए। तो राज्यसभा की गणपूर्ति उसकी सदस्य संख्या का 1/10% है, अर्थात राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक किस दिन हुई थी? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों को सभापति और उपसभापति कहा जाता है और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक को पारित करने को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और आपको पता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कुछ 4 कार्य और शक्तियां बताइए। तो लोकसभा के साथ मिलकर विधि निर्माण संबंधी कार्य करना, संविधान संशोधन की शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति और वित्तीय शक्ति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 अनन्य शक्तियां बताइए।
अनन्य शक्तियों का मतलब जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो ऐसी दो शक्तियां जो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहली है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और देश में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ऑल इंडिया लेवल की जो सेवाएं IAS IPS, ठीक है। अगला है द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की आलोचना किन दो आधारों पर की जाती है। तो पहला है राज्यसभा का गठन राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जाता है। दूसरा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत करने की शक्ति का व्यवहार में कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2003 में राज्यसभा की रचना में किए गए परिवर्तन बताइए। तो पहला, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। दूसरा, राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 84वां संविधान संशोधन। तो 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में प्रावधान करते हुए कहा गया है कि लोकसभा में कुल स्थानों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। दूसरा, इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जा सकेगा और पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसीमन आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के उपरांत संसद के आदेश अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। इसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 126वां संविधान संशोधन। 126वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 330 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में व्यवस्था की गई है। अगला है अनुच्छेद 332 के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की गणपूर्ति बताइए। तो लोकसभा की गणपूर्ति लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है, यानी लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य सदन में उपस्थित होने पर ही लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। अगला, लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो यद्यपि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला है लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना, दूसरा निर्णायक मत देना, तीसरा है सदन के नेता के परामर्श से सदन का कार्यक्रम निश्चित करना और चौथा है सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापतित्व करना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कोई 4 कार्य तथा शक्तियां बताइए। तो कानून निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति। और अगला क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसी 2 शक्तियां बताइए जो लोकसभा को प्राप्त है राज्यसभा को नहीं। तो पहला है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को कार्यकाल से पूर्व उसके पद से हटाने का अधिकार लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। दूसरा है वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा दीजिए। तो साधारणतया आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और लास्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में कोई 2 अंतर बताइए। तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा अंतर है, साधारण विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।